अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है, जहां पर 25 मुनहरफ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको डी सीट करार दिया गया है। और इस मामले पर यकीनन एक अपनी फ़तह इस मामले को गिन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सवाल ये है कि अब किसके पास जो अददी एतबार है उससे अक्सरियत हासिल है। बज़ाहिर इस वक्त ना पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास वाज़े तौर पर अक्सरियत है और इन 25 अरकान के डी सीट होने के बाद ये वैसे ही मुनहरिफ थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी नंबर गेम पूरी नहीं है। कहा जा रहा है कि 1-2 वोट का बड़ा थिन मार्जिन है और अब ये तमाम तर चीज़ें बड़ी डिसाइसिव होंगी। हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि इस वक्त चूँकि गवर्नर पंजाब का ओहदा खाली है, तो स्पीकर साहब जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके पास गवर्नर के इख्तियारात हैं। वो बतौर गवर्नर हमजा शहबाज साहब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और ऐसे में पासा किसी तरफ भी पलट सकता है। ये एक सूरत हाल है जो पंजाब की है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ एक तरफ बात अर्ली इलेक्शंस की जा रही है और इलेक्शंस में जाने का तमाम तर मुतालबे हैं, ऐसे में क्या पंजाब असम्बली के लिए दोबारा से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे परवेज़ इलाही साहब या किसी और को भी सामने लेकर आएगी और दोबारा से वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी, या अब वो इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वफाक में, उसके लिए भी चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि वो किसे एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वाज़े अल्फाज में नहीं कह रहे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका साथ दिया जाए तब वो ये मुश्किल फ़ैसले ले सकते हैं। ये तमाम तर बातें हैं जो इस वक्त वफाक में बैठकर की जा रही हैं। फिर गारंटीज़ मांगी जा रही हैं। अब ये गारंटीज़ किससे मांगी जा रही हैं, किस किस्म की ये गारंटीज़ हैं, और फिर मईशत की जो एक बहुत बुरी सूरत हाल है उसको बेहतर करने की बात है, जो बड़ा एक चैलेंज है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। फिर सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, आया ये तमाम तर चीज़ें की जाएंगी, या जो दूसरी जानिब ख़बरें चल रही हैं कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो किसी मैशतदान को ही निगरान सेटअप देकर अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। इमरान खान साहब आज अपना आखिरी जलसा कर रहे हैं मुल्तान में। उन्होंने कॉल दे रखी है तमाम शहरों में भी अपने कारकुनान को बाहर निकलने की, और आज वो बड़ा ऐलान है। वो ऐलान यकीनन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान है, लेकिन उसकी तारीख वो क्या देंगे ये देखना होगा कि आज वो क्या तारीख लॉन्ग मार्च के लिए देते हैं, क्योंकि अब तक उनकी ये तमाम तर जो कैंपेन मुहिम रही है वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद, उसमें उनको एक सपोर्ट रही है अवाम की बड़ी तादाद में तमाम तर शहरों में। यकीनन मुल्तान का जलसा भी उनका बड़ा होगा, लेकिन कॉल डिसाइसिव होगी कि कितने लोगों को वो इस्लामाबाद लाकर यहाँ बिठा सकते हैं, क्योंकि जलसा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और लॉन्ग मार्च और फिर उसको धरने में कन्वर्ट करना यकीनन ये एक बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन? ये वही इलेक्शन कमीशन है जिस पर सुबह शाम तनकीद के निश्तर बरसा रहे थे इमरान खान साहब और उनके तमाम तर साथी। आज उसी इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं के 25 अरकान जो मुनहरिफ थे उन्हें डी सीट करार दे दिया और उसी पर आज जश्न मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया असलान। बेसिकली तहरीक इंसाफ और खान साहब की तो ये रवायत रही है, जो फैसला इनके हक में हो, जो बात इनके उसको तो बहुत कराते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनके हक में उस पर ये उन अदारों को क्रिटिसाइज भी करते हैं और अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वो आजकल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे जो अस्करी अदारे हैं, रियासत के अदारे हैं, उनको भी अंडर प्रेशर लाया, जुडिशरी को भी लाया। तो ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने, या इससे पहले भी जो ये 3-3.5 सालों में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए हैं, वो बहुत रूल ऑफ लॉ को और आइन और कानून को और उसके तहत ही फैसले दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये फैसला भी आइन के तहत उनको करना था, उन्होंने किया। अब जहाँ तक बात है कि तहरीक इंसाफ किस चीज़ का जश्न मनाती है और किसका सोग मनाती है, और ये कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे, तो ये रवायत जो है ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसके तहत गवर्नमेंट्स नहीं जाया करती। हाँ, कुछ इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कॉन्स्पिरेसी करके सिटिंग गवर्नमेंट को वीक करते हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं। तो अगर ये रवायत ही रही कि आप जितने भी
कह रहे हैं कि इतने लोग मैं इस्लामाबाद लाऊंगा, तो वो तो बाकी लोग भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। बेग साहब, पंजाब की सूरत क्या बनती देख रहे हैं, उस पर तो हम आएंगे। जो उनकी लॉन्ग मार्च है पंजाब में, अब क्या सूरत बन रही है? किसी के पास भी ज़्यादा वोट्स नहीं हैं, सीटें नहीं हैं, एतमाद का वोट लेना पड़ा। मुस्लिम लीग नून कह रही है हमारे हाथ से नहीं जाएगा पंजाब, बट क्या वाकई उनके हाथ में रह सकता है, ये भी सवाल। जी बिल्कुल रह सकता है। देखिए, अगर किसी के पास मेजॉरिटी ना हो तो एंड पे यही होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स हो वो गवर्नमेंट चलाता है, और वो चल जाएगी मेरे ख्याल में। इनको ये तो किसी आइन को पीटीए वाले मानते नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 2 माह में जो तरीके से आइन की धज्जियां इन्होंने उड़ाई कौमी असम्बली में, और खान साहब जिस तरीके से इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे आखिर तक, और ये चाहते तो ये उस वक्त इलेक्शन का ऐलान कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि मैच हार गए हुए और सड़कों पे रो और टूट रहे हैं, अब चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो। जो अदारे इनकी हेल्प कर रहे हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट को कि इलेक्शन में जाया जाए, तो इस्लाम मसला ये कि अगर इलेक्शन में जाने से खजाना भर सकता है, मईशत ठीक हो जाती, तो मैं भी शक में हूँ कि आप कल करवा लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, अगर खान साहब फर्स्ट कीजिए गवर्नमेंट नहीं बना सकते तो ये फिर सड़कों पे होंगे। तो इलेक्शन का कोई हल अगर आप कंक्रीट बता दें तो बिल्कुल इलेक्शन होने, अदरवाइज किसी के अंडर प्रेशर आके सिटिंग गवर्नमेंट को इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। मैं सच में हूँ। और आपको सबसे ज्यादा जो फिक्र है और होनी चाहिए वो आपकी मईशत है, क्योंकि अगर मईशत नहीं चलती तो IMF का प्रोग्राम और ये सारी चीजें नहीं होती, तो मुल्क आपका डिफॉल्ट के स्टेज पे खड़ा हुआ है। तो बजाय इसके कि जो अदारे हैं या जो लोग प्रेशराइज हैं, जुडिशरी ने जो फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ कि सबको तहम्मुल से सोचना चाहिए। ये मुल्क रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, इसकी इकोनॉमी चलेगी, इसकी मईशत चलेगी, तो सबके फायदे में। अदरवाइज जहाँ तो बुरे हालात है और आने वाले हालात भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुज़म्मिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, और ये पंजाब में अब क्या होने जा रहा है? अव्वल तो इस रेस में ही शामिल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनकी तो डिमांड अर्ली इलेक्शन की है, लेकिन KP में उनकी गवर्नमेंट है, वो भी चल रही है। अब अगर यहाँ भी वो इस रेस में शामिल होते हैं तो फिर क्या कमेंट हम कर सकेंगे कि एक तरफ आप फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, दूसरा आप यहाँ भी फतह का जश्न मना रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, तो क्लैरिटी तो फिर शायद खुद उनके पास नहीं। उन्होंने कौमी असेंबली से भी तो इस्तीफे नहीं दिए हैं। पिछले माह की तनख्वाह ले ली थी, अगले माह की फिर ले लेंगे। उन्होंने कौन से कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए या वो इस्तीफे मंजूर हो गए? ये भी बात लटक रही है, वो सही तौर पे इस्तीफा तो नहीं दे रहे हैं जो देने का तरीकाकार है। या तो वो भी फंसा हुआ है, अभी वो कहीं से भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ना उनका गवर्नर ना सदर। वो तो एक एक चीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं पॉलिसी और पोस्चर में फ़र्क होता है, उनका पोस्चर कुछ और है, उनकी पॉलिसी कुछ और है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब में 2 सिनेरियोज हैं। एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो है कि हाई कोर्ट जो है वो री इलेक्शन का ऑर्डर कर दे और कहे कि जी अब चूंकि 25 लोग डिसीट हो गए हैं लिहाजा री इलेक्शन हो। और एक सूरत हाल ये है कि हाउस की स्ट्रेंथ 25 कम हो गई है और हमजा शहबाज के खिलाफ अदम एतमाद लाई है। जो ज़्यादा आईनी तरीका है वो यही है कि आप अगर आप समझते हैं कि हाउस की स्ट्रेंथ 25 कम हो गई है और अब आपके पास अक्सरियत है तो आप अदम एतमाद ले आए हमजा शहबाज के खिलाफ। अगर आपकी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा वज़ीर आला का। लेकिन मेरा ख्याल है ये कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से री इलेक्शन का ऑर्डर ले लें ताकि हाई कोर्ट से री इलेक्शन हो, लेकिन वो री इलेक्शन भी रन ऑफ इलेक्शन में हमजा शहबाज के जीतने के ज़्यादा चांसेस। आपकी नज़र में वहाँ पर भी उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये आप समझते हैं कि आज की जो ये फैसला है कोई बड़ा दचका नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, अब तक जो इलेक्शन कमीशन से बात हुई है सहाफ़ियों की, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 स्पेशल सीट्स हैं उन पर नॉमिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक ये 20 ज़िमनी इंतखाब नहीं हो जाएंगे।
क्योंकि नॉमिन जो स्पेशल सीटें हैं वो आपकी प्रोपोर्शनेट मिलती हैं ना आपको। जी जी। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो फौरी तौर पे पीटीआई का ये ख्याल है कि उनको 5 सीटें कल सुबह नोटिफाई हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि चूँकि हाउस की 20 सीटें कम हो गई हैं, लिहाजा वो 5 सीटें नॉमिनेट नहीं करेंगे। पहले इन 20 सीटों का फैसला होगा, उसके बाद जिसकी जो स्ट्रेंथ बनती है, हो सकता है पीएमएलएन को 2 स्पेशल ज़्यादा मिल जाएं, जी हो सकता है पीटीआई को मिल जाए। तो इसलिए वो कहते हैं उस तनाजुर में बात की जाए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का व्यू है कि वो अभी कल सुबह तो नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो कल सुबह नोटिफाई नहीं कर रहे हैं 5 स्पेशल सीट्स, फिर तो पीटीआई को ज़्यादा घाटा है चौधरी परवेज लाई को। और वैसे भी अगर जो मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान ने जो पिछली दफ़ा हमजा शहबाज को वोट नहीं डाला था, तो पीएमएलएन ने स्मार्टली उनके खिलाफ रेफरेंस मूव नहीं किया था। पीटीआई ने तो अपने 25 लोगों के खिलाफ मूव कर दिया था। पीएमएलएन ने उन लोगों ने बेशक हमजा को वोट नहीं डाला था, उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं दिया था। अब वो 4 लोगों के पास क्या ऑप्शन है? अगर वो एब्सटेन भी, वो वोट परवेज लाई को नहीं डाल सकते, वो एब्सटेन करेंगे भी तो डी सीट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा उनके पास तो बादले ना खास्ता बचने का एक ही रास्ता है कि वो हमजा शहबाज से सुलह कर लें और हमजा शहबाज को वोट डाल दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया उसके बाद तो उनके पास ऑप्शन महदूद रह गए ना। तो अभी मैं उनके जो ग्रुप लीडर थे जलील शरकपुरी का बयान सुन रहा था कि हमने मीटिंग बुलाई है और हम मिलकर फैसला करेंगे। कभी इम्कान है कि वो हमजा की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब परवेज लाई की तरफ जाने का तो ऑप्शन नहीं है। फिर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की भी बहुत दोस्ती है। देखिए ना, अब चौधरी निसार जब पंजाब असेंबली का हलफ लेने आए तो चौधरी परवेज लाई ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। पहले दिन तो हलफ ही नहीं दिया था, कहा था दोबारा आए, और उनके साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। दोनों की बहुत आपस में अदावत है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, बातचीत नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की बातचीत है, जब और मिलना जुलना, यानी कि चौधरी निसार साहब रेस्क्यू करने के लिए आ सकते हैं। ये भी एक खबर तो एक वोट उनका है, वो किसी वक्त अगर पीएमएलएन को भी तो नहीं तो शहबाज शरीफ के बेटे को देने जरूर आ सकते हैं। राइट सर, पॉइंट आ गया। मैं कमर चीमा साहब से जानना चाहूँगा, चीमा साहब आप कैसे इस पंजाब की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और किस तरफ जाता हुआ ये सारा मामला है आपकी नज़र में? पंजाब किसके हाथ में आएगा? अब तक तो जो चीज़ें हैं, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया, बज़ाहिर और ये क्लेम भी कर रही है नून लीग कि हमजा शहबाज को कोई मसला नहीं है आज भी इन 25 अरकान के डी सीट होने से। ऐसा ही आप भी समझते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि हमजा शहबाज जो है वो अपनी पोजीशन दोबारा रिटेन कर सकेंगे। अगर उनको कहा भी जाता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लें, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास नंबर काफ़ी मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब और ये जो इस वक्त जो सारी कोलिशन पार्टीज जो मद्दे मुकाबल हैं, असल में प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब के अंदर वो लचक नहीं है जो बाकी सियासी जमातें वो लचक दिखा सकती हैं। और इस चीज़ का सियासतदानों को बड़े बखूबी अंदाजा है। अगर आप इमरान खान साहब की पार्टी में आ जाए तो आपको इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे आपको शायद टाइम भी नहीं मिलेगा, हालात भी उस तरह नहीं होंगे, इकोनॉमी की कंडीशन तो पता है। ठीक है, इमरान खान एक पॉपुलर कंडीशन में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन लार्जली लोग क्यों छोड़ के इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे और क्यों कोलिशन पार्टनर्स जो है वो यहाँ से निकल के इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे, ये कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही इस हवाले से। और वैसे भी इमरान खान साहब का रवैया जो है और जिस तरह एक तूफान बदतमीजी पार्टी में होता है वो हमें पता है वो क्या चलता है। सो मुझे लगता है कि ये जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये अपनी पावर मेंटेन करेंगे और ये दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे, भले उनको जो है वो कहा जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन असल बात तो नंबर्स की है और नंबर सारे जो है वो जारी बात है पीटीआई लूज की है या जो बाकी लोग लूज कर गए हैं। सो आइंदा आने वाले दिनों में ये जारी बात है एक चीज का तो नुकसान होगा कि गवर्नेंस नहीं होगी, निजाम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमजा साहब हैं उनको उस तरह जो गुजरा भी नहीं मिले, अभी चीजें भी नहीं है, गवर्नर भी तैनात नहीं है, मामलात भी उस तरह नहीं चल रहे, तो वो जो डिलीवरी है वो रुकेगी। डिलीवरी रुकने की वजह से, फैसले न होने की वजह से जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं वो शायद बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे और हुकूमत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। और जैसे कि हमें इस चीज का भी पता है कि इन्होंने बड़े पैमाने पे कुछ सख्त फैसले भी करने हैं
और आज हम देख रहे थे कि जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा और पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए थे साथ, तो उन्होंने सोचा है कि हम ये मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो भी फैसले, जो मुश्किल फैसले हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो हुकूमत के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है कि ये जो उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की अदारों के ऊपर, अदारों ने उसका बेसिकली उनको रिस्पॉन्ड किया है। और इमरान खान साहब को ये भी पता है कि उनकी असल स्ट्रेंथ अवाम है, वो सड़कों पे जाएंगे, वो लोगों को इस्लामाबाद बुलाएंगे, वो इस प्रेशर में जो काम करवा सकते हैं वो करवाएंगे, क्योंकि अदारों की रेपुटेशन और इंडिविजुअल्स जो अदारों में बैठे हुए उनकी रेपुटेशन एट स्टेक पे चली जाएगी, क्योंकि जितना प्रेशर होगा, जितनी गालियां देंगे, उतना ज्यादा वो समझते हैं वो काम करवा सकते हैं। सो लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आएंगे या आप प्रोविंशियल असेंबली में जाएंगे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब, PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी कोलिशन पार्टी जो है वो प्रिवेल करेंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो सूरत यकीनन डिफरेंट होगी। अब इस वक्त ये सारी की सारी सूरत हाल है। मैं ज़रा एक ब्रेक की जानिब बढ़ लूँ, ब्रेक से वापस आकर मैं मज़ीद इस पर बात करता हूँ कि अब जो हुकूमत इस वक्त गारंटीज़ मांग रही है और सारी चीज़ें हैं कि जी हमें फ़ैसले, ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, किस से मांग रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं इस पर ज़रा राय लेता हूँ। मेहमानों की साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बेग साहब, जो चीज़ अब मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त जो तमाम तर चीज़ें हैं, बड़े फ़ैसलों के लिए हमें सपोर्ट किया जाए, हमारे साथ सपोर्ट रहे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि इदारे अंडर प्रेशर नहीं आए, यानी कि ये तासुर मिल रहा है कि शायद खान साहब ने जो अब तक के जलसे किए हैं, जो अवाम के पास गए हैं, उससे इदारे कहीं प्रेशराइज हो रहे हैं। फिर ये किससे कहा जा रहा है कि इनको सपोर्ट दी जाए जब इतनी जमातें एक दूसरे की सपोर्ट हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, खान साहब असम्बलीज़ में भी नहीं हैं, अब कैसी सपोर्ट, कैसे फैसलों के लिए इस गवर्नमेंट को चाहिए? देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें सारे सर्विसेज और सारे स्टेक होल्डर्स उस मीटिंग में बैठते हैं। वहाँ एक तो कौम को बताया जाए अब इस मुल्क के साथ करके क्या गए और इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है, और जो ये कहते थे 22 बिलियन छोड़ के गए हैं, वो 22 बिलियन है कहाँ। सारा खान साहब का झूठ का बयानिया ये चाहते हैं हम हमारे जो अस्करी अदारे, तो मेन रियासत के अदारे, उनके में रखा जाए और एक कलेक्टिव फैसला किया जाए कि आया आपने इस मुल्क को चलाना है अगले साल 1.5 साल या नहीं चला। और अगर ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो ये फैसला करने के लिए तैयार है कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारा जो इशू है वो नवंबर की पोस्टिंग का है कि उस वक्त आर्मी चीफ किसको लगाना है, और ये सारा प्रेशर जिस तरफ से भी आ रहा है उस नवंबर के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बजाय सोच रही है कि इस पे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और कौम को बताया जाए कि आपके मुल्क की सूरत हाल है जहाँ पे इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, और आप देखें सारी इंपोर्ट बंद कर दी गई। आज मैं उसकी लिस्ट पढ़ रहा था, तो ये मुल्क चलेगा कैसे? ये मतलब आप तो सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, और आप देखिए डॉलर का क्या हाल है, बिकॉज आपने इस 1.25 महीने में इस गवर्नमेंट को जो एक आईनी और जमहूरी तरीके से आई है, और ये वो पोलिटिशियन पार्टनर्स हैं जो 72% वोट है जिनके पास पूरे पाकिस्तान में, आप उनको 1.25 महीने से चलने नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं इलेक्शन में जाएं। अब आपने इधर उधर से प्रेशर और तेज कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट हक में जाने में, अगर वो छोड़ना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी सोच ये है कि आप पाकिस्तान का सोचिए, आप इसकी इकोनॉमी का सोचिए, आप 22 से 25 करोड़ लोगों का सोचें और गवर्नमेंट को चलने दें। इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। मैंने पहले बताया आपको कि इलेक्शन के बाद भी स्टेबिलिटी अगर कोई गारंटी कर दे तो फिर इलेक्शन में चले जाएं, और अगर ये खजाना भर सकता है इलेक्शन से तो फिर चले जाएं। ये सब किसी की एक जो जितनी भी इस वक्त मूव चल रही है अरसलान साहब, वो नवंबर के लिए है। और ये जो केयर टेकर लगाना चाहते हैं, केयर टेकर भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकता, ये सब झूठ है। इलेक्शन कमीशन ही अगस्त सितंबर तक तैयार नहीं, तो आप इलेक्शन कैसे कराएंगे? आप केयर टेकर को कितना टाइम देना चाहते हैं?
कानून के लिहाज नहीं, से अब बेग साहब तासुर तो ये मिल रहा है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन करवाएं, इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी दें, तब मुल्क में स्टेबिलिटी है। अगर ये नहीं होता तो देयर इज नो गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसी बात है क्या? देखिए अरसलान साहब, फिर ये है कि आप इमरान खान को ये मुल्क दे दें और ये जो इनके साथ गाली गलोच ब्रिगेड है और जिस तरीके का फाशिस्ट इंसान इमरान खान है, अपने अपोनेंट्स के साथ किया, इस मुल्क के साथ किया, और जिनकी इंतकाम की सियासत ये शख्स कर रहा है, इसने आपने इसको गवर्नमेंट दी 3.5 साल, क्या किया इसने? बताइए, एक काम बता दीजिए। वो कभी अमेरिकन साजिश ले आता है, कभी कोई और अपने कत्ल के साथ। ऐसे इंसान को कौन मारता है जो खुद मरा हुआ हो, जिसका ना कोई करैक्टर हो, ना उसका कोई ईमान हो, ना उसकी बात में कोई वजन हो? ये तो मुल्क को एक इंटरनेशनल साजिश के साथ तबाह करने के दर पे है, और जो कोई काफी हद तक वो इमरान खान इसमें कामयाब है। मुजम्मिल साहब, आप कैसे देखते हैं सर? बज़ाहिर कोई जो इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं हमें नज़र आ रही। स्टेबिलिटी तो अनफॉर्चुनेटली पूरे उनके भी 4.25 साल हमें नज़र नहीं आई कि हम कहें कि स्टेबिलिटी थी। तब भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे उनकी गवर्नमेंट पे, खान साहब की पे। अब वो गवर्नमेंट से बाहर हैं तो वो स्टेबल नहीं किसी चीज़ को रहने दे रहे। वो अपोजिशन में होते हैं तब नहीं रहने देते हुकूमत में। अब ये मसले का हल क्या है? मसले का हल तो इलेक्शंस भी नहीं है, मैंडेट तो तस्लीम ही नहीं करना, किसी ने किसी का नहीं करना। ये तो एक रिवायत चली आ रही है, और अब जब इतनी ज़्यादा डिवाइड हो गई है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा इलेक्शंस के रिजल्ट को, चाहे वो आज होते हैं चाहे अपने गिवन टाइम पे होते हैं। देखें, पाकिस्तान की आप कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं रही। सबसे ज़्यादा स्टेबल पीरियड इमरान खान का रहा है। तनकीद तो सिर्फ परफॉर्मेंस पे थी। पॉलिटिकल थ्रेट क्या था? कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं था। लीडर ऑफ द अपोजिशन तो उन 3.5 सालों में से 28 महीने जेल में रहा है। पंजाब का लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 24 महीने जेल में रहा है। सारी अपोजिशन की आदत ने बेशतर वक्त जेल में गुजारा है। उन्होंने किसी सियासी अपोनेंट से बात करने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उनके लिए बात करने की सहूलत मौजूद थी। वो खुद तो किसी से बात करना मुनासिब नहीं करते, समझते थे, ना एलाइट थे ना ओपोनेंट थे। उनसे स्टेबल और मजबूत वजीर आजम कौन रहा है इस मुल्क में जितना मजबूत वजीर आजम इमरान खान रहा है? ये तो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। कोई तनकीद थी तो वो उनकी परफॉर्मेंस की थी। स्टेबिलिटी तो मुजम्मिल साहब पहले दिन से ही तो उनको सिलेक्टेड होने का नारा बुलंद कर दिया था ना, हर तरफ से यही आवाज रही, फिर पीडीएम बनती रही, उसकी जुबानें भी बंद कर देनी है। अब क्या लोगों की जुबानें भी बंद कर देनी है? इस मुल्क में बात करने की भी इजाजत नहीं होनी। थ्रेट क्या था उन्हें? तो उनको हुकूमत जाने का थ्रेट था। को उनकी 4 वोटों की जो हुकूमत थी, जो पहले दिन 4 वोटों थे, क्या वो इस मुल्क में अपना प्रेसिडेंट ला सकते थे? अगर आसिफ जरदारी साहब इत्तेदाद हसन को खड़ा ना करते तो अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा हो जाता, तो सदर तो अपोजिशन ने जीत जाना था। उन्हें बेल आउट पैकेज नहीं मिला। वो सादिक संजरानी ला सकते थे, उनको ला के नहीं दिया। उनको तो हर चीज़ तोहफे में मिली। उन्होंने क्या किया? मैं समझता हूँ बहुत मजबूत वजीर आजम हो रहे हैं। अब अगर आप कहें जी किसी ने उनके खिलाफ बयान दे दिया तो इस बयान की वजह से वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो गए, तो मैं तो इसको बहुत ही बचगाना बात समझता हूँ कि अगर वो किसी का बयान सुनने के से भी अदम इस्तेकाम का और इनसिक्योर फील करते थे तो फिर तो हैरानगी की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत मजबूत वजीर आजम थे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मतलब आज जो लोग कह रहे हैं कि जी मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए कौमी सलामती का इजलास नहीं होना चाहिए। मुजम्मिल साहब, अब आज तो स्टेबिलिटी नहीं है ना सर, ये चलें इस पे आ जाएं। आज तो स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर इलेक्शन से भी क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? आज स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी नहीं हो रही, पाँव ही नहीं लगा रही। आप मुझे बताएं, आर्मी चीफ ओथ टेकिंग पे नहीं आए प्राइम मिनिस्टर के। आप मुझे बताएं उसके बाद जो कौमी सलामती की का इजलास हुआ उसमें आपने कहा जी हम पिछले मिनट्स को नल एंड वाइड नहीं करेंगे। आपने ओपन स्टैंड नहीं लिया। आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, शऊरी और गैर शऊरी तौर पे, और आपने उनको मंझदार में इमरान खान के सामने छोड़ा हुआ है। और अंदर से खबरें हैं कि आप कुछ लोग आपके उधर भी मिले हुए हैं, कुछ लोग आपके उधर भी मिले हुए हैं। जब तक इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट यहाँ तो जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी, हुकूमत कैसे मुश्किल फैसले कर रहे हैं? अच्छा, तो ये वो सारे हैं, ये वो चीजें हैं जो इस वक्त PMLN कह रही है, आपने उसकी तशरीह कर दी। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो, तो फिर इंतखाबात जून में क्यों ना हो जाए या अगस्त सितंबर में क्यों हो?
फिर ये बजट क्यों दिया जाए? नई गवर्नमेंट आके बजट दे देगी या बुरी हुकूमत निगरान हुकूमत बजट दे दे, कल असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए और इमरान खान को कहना चाहिए आ जाओ, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, इलेक्शन करा देते हैं। इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं तैयार है, ये क्या मैटर है? जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाब नहीं हो रहे, पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाब करा लें, पुरानी वोटर लिस्ट पे इंतखाब करा लें, नहीं बनती नई वोटर लिस्ट, नई मरदमशुमारी नहीं आई है, ईवीएम ना खत्म हो, जो भी मौजूद सिस्टम है उसके तहत इंतखाब करा लें तो हो ही सकता है। चीमा साहब से जानता हूं सर, चीमा साब आपकी क्या राय होगी? क्या मैं समझता हूं कि यहाँ इंतखाबात जून जुलाई में हो जाए या अगस्त 2023 में हो, जुलाई में हो जाए या अगस्त 2023 में हो। चीमा साहब आपकी क्या राय होगी? आइदर वेज जब भी हो जाए इंतखाबात, आपको लगता है कि फिर तमाम फरीकैन मान लेंगे जो भी नताइज होंगे? क्योंकि माजी में कोई रिवायत नहीं रही है, हर किसी ने हमेशा जो हारा उसने धांधली की बात की, वाइट पेपर शाया की, अब तो बहुत क्लियर डिवाइड है। देखिए अरसलान साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन इस पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होने चाहिए। इससे पहले अगर इलेक्शन हुए तो निज़ाम ठीक नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स, उसको अगर कुछ पसंद नहीं आया वो हुकूमत से निकाल दिया गया है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए निकाला गया है, और वो अब क्योंकि वो निकल गया है तो अब इलेक्शन होंगे। अब क्योंकि बाकी सियासी जमातें क्या वोट लेके पावर में नहीं आए, ये लोग क्या इनके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं है कि इनको जो है वो हक नहीं मिलेगा जो इमरान खान साहब को मिलेगा? अब पावरफुल लोग ये चाहते हैं क्योंकि अब ये निकल गया, ये गालियां देता है, ये बोलता है, ये अदारों के नाम लेता है, तो अब ठीक है, अब हम इसको अकोमोडेट करेंगे। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा तरीका है और ये कौन सा निज़ाम है, और ये क्या हम कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? ऐसे तो निज़ाम नहीं चलते। अगर आपने ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है जमहूरियत के नाम पे और टीवी पे सुबह दोपहर शाम हम जो है खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, वो एक जी इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान आ गया, उसको पीएम का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया और निगरान होगा और इकोनॉमी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये है और वो, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। और सुनने में तो बड़ी बातें आ रही हैं क्योंकि जी वो 18th अमेंडमेंट रिवर्स होनी है, तो उसके लिए एक खास सियासी जमात को 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, क्योंकि ये जो इस वक्त रूलिंग कोalition है ये तो 18th अमेंडमेंट को रिवर्स नहीं करेगा। तो ये भी एक डिजाइन मौजूद है आपके सामने। मतलब हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? क्यों टेबल पे बैठ के बात नहीं होती? क्यों हमें केसेस बनाने पड़ते हैं? क्यों हम डरते हैं और खौफजदा है? क्यों हमने इस मुल्क को इस मुकाम पे ले आए कि डॉलर 200 का हो गया और दुनिया हमें श्रीलंका से इक्वेट कर रही है? अरसलान साहब, ये क्यों इस तरह हो रहा है? हम खुद ही कर रहे हैं, दुनिया ने क्या करना है? हमारे अपने लोग सुबह शाम कर रहे हैं। यहाँ पे झूठो झूठ, और पंजाबी कहते हैं झूठो झूठ चुताली। इधर इमरान खान साहब यूएन में खिताब कर रहे, सारे पाकिस्तान को बेवकूफ बना दिया जाता है जैसे आलम इस्लाम का लीडर है। कोई बात कर रहा है, भूख से नंग से मर रहे हैं। अमेरिका को साजिश कर रहा है, वो हमें कह रहा है गुलामी कह रहा है, और एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क कहता है मलेशिया नहीं जाना, और हम कहते हैं हम बड़े आजाद हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम लोग इस निजाम को चलने नहीं देना चाहते, और इस वक्त देखिए तमाम अदारे, तमाम पावरफुल लोग उस तरह एक्सपोज हो रहे हैं जो कि तारीख में कभी एक्सपोज नहीं हुए। सो क्योंकि चीजें बड़ी अब लोगों के कंट्रोल में नहीं है, लोग नाम ले रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इस पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और जिन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैंडेट है इस हुकूमत को सपोर्ट करने का, उसको करना चाहिए। और ये इमरान खान को कहें वो जुलूस करें, जलसे करें, वो जो करना चाहते हैं करें, ये उनका एक डेमोक्रेटिक हक है इमरान खान साहब का। लेकिन ये नहीं है कि इमरान खान साहब पावर से चले गए हैं तो अब इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनको आपने जेलों में भी रखा, इनको आपने सजाएं भी दी, अब ये डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कह रहे हैं कि ये अच्छी भी नहीं है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमें सुना हुआ है, ये मुहावरा कायम है, लेकिन निजाम इस तरह आपका नहीं, मुल्क नहीं चल सकता। हाँ, कुछ लोगों की, कुछ ताकतवर लोगों की मर्जियां चल सकती है, मुल्क 25 करोड़ आवाम नहीं चल सकती। इस्लाम साहब इस तरीके से राइटली सेट सर, पॉइंट आ गया। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन इस वक्त की जो अहम ज़रूरत है वो स्टेबिलिटी है। जलसे, जुलूस, एहतजाज, ये तमाम तर चीज़ें जमहूरियत का हुस्न होती हैं, चलती हैं, लेकिन जब वाज़ेह तौर पर भी मैंडेट एक जमात के पास ना हो, फ़ैसले लेने में मुश्किलात हों, मईशत की ये सूरत हाल हो, तो यकीनन चीज़ें चलना मुश्किल है। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।